हेलो, कैसे हैं आप लोग। मैं उपेंद्र सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट घटना जिसको हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। तो इसके कारण को हम जानेंगे, इसके प्रभाव को जानेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या परिवर्तन हुए इसको जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। तो इसकी शुरुआत हुई जुलाई 1914 को और यह समाप्त हुआ 11 नवंबर 1918 को। और यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो यह होगा 4 साल से अधिक, यानी 4 साल से अधिक समय तक यह युद्ध चलता रहा। पहली बात। दूसरी बात यह कि जब हम इस युद्ध को वर्ल्ड वार या ग्रेट वार कहते हैं तो इसलिए नहीं कि यह 4 सालों तक चला, नहीं, सैकड़ों साल तक युद्ध चलते रहे, 10-10 साल 20-20 साल तक युद्ध चलते रहे। उस हिसाब से नहीं, टाइम के हिसाब से नहीं। वास्तव में यह जो वर्ल्ड वार हुआ वह इसके जो भौगोलिक विस्तार था, विस्तार और प्लस प्रभाव के दृष्टिकोण से इसे हम वर्ल्ड वार कहते हैं या द ग्रेट वार कहते हैं। एक उदाहरण लीजिए कि इस युद्ध में करीब 99 लाख 11,000 सैनिक मारे गए। और केवल सैनिक ही नहीं, युद्ध हो रहा है तो असैनिक भी यानी सामान्य नागरिक भी मारे जाएंगे। तो ये करीब 77 लाख असैनिक मारे गए और इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो करीब करीब हो जाएगा इतना, यानी कि 1,76,00,000 लोग मारे गए थे इस युद्ध में। और जो धन की हानि हुई थी उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। इस युद्ध में भारत ने भी भाग लिया था। भारत का इस युद्ध से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन इस युद्ध में ब्रिटेन इन्वॉल्व था और हम ब्रिटेन के गुलाम थे। तो हमारी तरफ से भी लगभग 2 लाख भारतीय लड़ने गए और उसमें से 60,000 शहीद हो गए। इसके साथ साथ आप देखें तो यूरोप का जो पॉलिटिकल मैप है वह भी बदलता है और 4 राजवंश जो इस प्रथम विश्व युद्ध के समय थे अपने अपने स्टेट में, वे हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। रसिया से वह डायनेस्टी खत्म हो जाती है जो उस समय रूल कर रही थी। जर्मनी में यही होता है। यही चीज़ जो हंगरी ऑस्ट्रियन एम्पायर था वहाँ होता है और बाद में ऑटोमन जो कि तुर्की को सेंटर करके था, ऑटोमन एम्पायर में भी जो राजवंश था उसका खात्मा होता है। तो ये विस्तार और प्रभाव की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। लेकिन कोई बड़ी घटना घटती है तो उसका कोई कारण होना चाहिए और पहला जो कारण था उसको हम कहते हैं नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद। इस विश्व युद्ध का जो पहला कारण था वह था राष्ट्रवाद। दोस्तों ऐसे देखो तो राष्ट्रवाद एक अच्छी चीज़ है। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का मतलब है कि आपका जो राष्ट्र है उसके साथ आप क्या करते हो, प्रेम करते हो और उसके साथ आप अपनी एकता का अनुभव करते हो। राष्ट्र के जितने निवासी हैं उनके साथ आप एकता का अनुभव करते हो। क्यों? क्योंकि या तो वे किसी एक भाषा को बोलने वाले हैं, या उनका इतिहास एक रहा है, संस्कृति एक रही है, या उनकी प्रजाति एक है। किसी तरीके का एक कॉमननेस होता है, उससे आप प्रेम और एकता का अनुभव करते हैं। लेकिन यह राष्ट्रवाद एक सीमा के बाद जाकर के क्या बन जाता है? आक्रामक राष्ट्रवाद। जब यह आक्रामक स्वरूप धारण कर लेता है तो अपने देश के प्रति जो प्रेम होता है वह दूसरे देशों के प्रति घृणा के रूप में बदल जाता है और यही चीज़ राष्ट्रों को युद्ध की तरफ ले जा रही है। तो यह यूरोप में भी हो रहा था। अलग अलग राष्ट्र जो नेपोलियन के बाद का समय था वे इस राष्ट्रवाद से प्रेरित थे। बड़े बड़े साम्राज्य थे तो अनेक प्रजातियां या भाषाई समूह अपने को स्वतंत्र करना चाहते थे। लेकिन दूसरी तरफ जो साम्राज्य थे वे उन पे कंट्रोल बनाए रखना चाहते थे। तो इस चीज़ ने किसको जन्म दिया? युद्ध की तरफ ले गया यूरोप को। दूसरी चीज़ आप कह सकते हैं
कि इस नेशनलिज्म ने एक और काम किया इसी से जुड़ा हुआ, और वह था साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म, साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद दो चीज़ों से जुड़कर बनता है, एक तो राष्ट्रवाद है ही, दूसरी बात इसको हम कहते हैं कि यह क्या था, औद्योगिक क्रांति का शिशु, चाइल्ड ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। कैसे? जब औद्योगिक क्रांति हो गई और अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम पे हुई, सबसे पहले यह ग्रेट ब्रिटेन में हुई, वही ब्रिटेन जिसके हम गुलाम थे। तो अब औद्योगिक क्रांति हुई, मतलब उद्योग आपके यहाँ हो रहे हैं, तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। अब उत्पादन बढ़ेगा तो एक सीमा तक तो उसकी खपत आपके देश में हो जाएगी। जैसे जब ब्रिटेन में उत्पादन बढ़ा होगा तो उसकी खपत देश में हुई होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा उत्पादन बढ़ेगा तो उसको क्या चाहिए, बाजार चाहिए। और जब अपना राष्ट्रीय बाजार पूरा हो जाता है, वहाँ उसकी खपत नहीं हो पाती, उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, तो आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए दूसरे क्षेत्र चाहिए। और यही क्षेत्र क्या थे, उपनिवेश थे, उपनिवेश थे, उपनिवेश थे। इनको कॉलोनी कहा गया। हम भी ब्रिटेन के क्या थे, कॉलोनी थे। अमेरिका भी कभी क्या था, ब्रिटेन का कॉलोनी था। इन्होंने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका, हर जगह अपनी कॉलोनी बना ली। दूसरी फायदा ये था इनको कि जो कॉलोनी है वहाँ से ये कच्चा माल लाते थे, सस्ता लेबर लाते थे, और फिर प्रोडक्शन करके वस्तुएं बना करके वहीं 10 गुना दाम पे बेचते थे। ये तो अलग बात है। दूसरी बात ये कि जब ब्रिटेन को अधिकार है कि वह उपनिवेश स्थापित करे, तो बाद में धीरे धीरे जर्मनी, रसिया और इटली जैसे जब देश आए, शुरुआत में फ्रांस और ब्रिटेन इसमें सबसे आगे रहे और उन्होंने एक प्रकार से पूरी दुनिया को बांट लिया। लेकिन 1890 के बाद जर्मनी इस रेस में आता है, इटली इस रेस में आता है, और जब ये आते हैं तो इनके विस्तार के लिए बहुत ज़्यादा स्थान बचा नहीं है। सब तो कब्जा कर लिया था फ्रांस और ब्रिटेन ने। अब ये क्या करें, अब तो एक ही विकल्प है ना कि जिस पे ब्रिटेन या फ्रांस का कब्जा है या दूसरे देशों का कब्जा है, यदि उनकी वहाँ पकड़ मजबूत है तो उस पर आक्रमण करो और उसको अपना कॉलोनी बना लो। तो इस तरीके से एक जो साम्राज्यवादी नीति चली यूरोप के देशों में, जिसमें जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, इटली भी है, रूस भी है, तो इसके कारण भी युद्ध की परिस्थितियां बनी। अब जब साम्राज्यवाद आ गया, आपको विस्तार करना है, तो जाहिर सी बात है कि एक तीसरी चीज़ आपके राष्ट्र में घटित होगी, तीसरी घटना घटित होगी, और वह घटना क्या है, वह घटना है सैन्यवाद या हथियारों की होड़। यूरोप के देशों का जो साम्राज्यवाद था वह स्वाभाविक रूप से उनको किधर ले गया, हथियारों की होड़ की तरफ ले गया। आप सोचेंगे कि हथियारों की होड़ क्यों जरूरी हो गई? दो कारणों से जरूरी हो गई। मान लो एक देश ए है और दूसरा बी है, और तीनों ये चाहते हैं कि यह जो एरिया है, दोनों ये चाहते हैं कि यह जो एरिया है इसमें जो देश हैं उन पे अधिकार किया जाए। तो क्या होगा, अधिकार आप कैसे करेंगे? आपको युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध कैसे होगा, हथियार से। और न केवल आपको युद्ध करना है बल्कि आपको युद्ध जीतना भी है। पहली चीज युद्ध जीतना है, युद्ध करना है और युद्ध क्या है, जीतना है। और मान लो आपने इसको कंट्रोल कर लिया तो अब इसको बनाए रखना है, क्योंकि बी ने इसको कंट्रोल कर लिया तो ए चाहेगा कि वह इसको कंट्रोल कर ले, तो इसकी क्या है, सुरक्षा है। तो सुरक्षा के लिए और आक्रमण के लिए, दोनों के लिए क्या चाहिए, हथियार चाहिए। और यह चीज़ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत तेज़ी से हो रही थी, क्योंकि पहले से ब्रिटेन सारी कॉलोनी, मतलब अधिकांश कॉलोनी पे कब्जा किए हुए था। कहते थे ना, उसके साम्राज्य में सूरज भी नहीं डूबता। इसका क्या मतलब है, ब्रिटेन तो छोटा सा है,
लेकिन उसने अमेरिका को भी कब्जा रखा, इंडिया को भी कब्जा रखा, साउथ अफ्रीका को भी कब्जा रखा। तो इस रेस में उसका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी बनने शुरू हुआ वह था जर्मनी। और जर्मनी ने अपनी नेवल पावर को बहुत स्ट्रांग किया। 1912 के आसपास इम्परेटर करके इसने एक जहाज़ बनाई थी जर्मनी ने, जो कि उस समय दुनिया का सबसे बड़ा जहाज़ था। तो इस तरीके की रेस हो रही थी जर्मनी में, ब्रिटेन में और दूसरे देशों में भी, क्योंकि हर यूरोपियन जो पावर थी वह चाह रही थी कि नए नए उपनिवेश और क्षेत्र को अपने कंट्रोल में किया जाए। तो ये परिस्थितियां थी। अब इसके लिए जहाँ की सुरक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर थी, एक और चीज़ घटती है और उस चीज़ को हम कहते हैं गुप्त मैत्री संधियाँ। आप कह सकते हैं मैत्री संधियाँ। इस मैत्री संधियों ने, जो कि आक्रमण के समय एक दूसरे की सहायता करने के लिए थी, पूरे यूरोप को दो गुटों में बांट दिया। एक को हम कहते हैं ट्रिपल अलायंस और इसमें 3 देश थे। एक तो जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर और तीसरा था इटली। और यह 1882 में पूरा हुआ। अब जब ये अलायंस बन गया तो एक दूसरा अलायंस बना जिसको हम कहते हैं ट्रिपल, और इसमें फ्रांस था तो एक फ्रांसीसी शब्द है एनटेंटे या आंटांटे, और इसमें फ्रांस, रसिया और क्या थे ब्रिटेन, और यह पूरा हुआ 1907 में। तो 2 गुट हो गया। अब आप देखते हैं ना, क्लास में भी 2 गुट हो गई। आपने एक गुट बना लिया जिसमें 5 लोग हैं, उधर 3 लोग हैं, तो उस गुट के एक व्यक्ति ने आपके किसी गुट के व्यक्ति को मार दिया, साथी को मार दिया, तो आप उसके लिए लड़ते हैं ना। एग्जैक्टली यही चीज़ हुआ। जो चीज़ क्लास को डिवाइड करती है वही चीज़ यूरोप को डिवाइड कर चुकी थी 1907 तक। यानी आप कह सकते हैं कि एकदम से बारूद तैयार था, उसमें एक माचिस लगाने की, आग लगाने की जरूरत थी, और वह आग लगी जून 1914 को। तो आइए देखते हैं कि 28 जून 1914 को क्या हुआ था। 28 जून 1914 को वह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी जिसने यूरोप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को शुरू किया। यह घटना क्या थी कि 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य के जो युवराज थे, प्रिंस थे, जिनका नाम था आर्कड्यू फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी सोफिया, ये गए कहाँ? बोस्निया। बोस्निया की राजधानी सराजेवो, और वहाँ पे एक युवक गैवरिलो प्रिंसिप ने उनको गोली मार दी। अब यहाँ आपको ये सोचना चाहिए कि यह घटना आखिर हुई ही क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो रीजन ये था कि यह जो ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य था उसी के अंदर बोस्निया और हर्जेगोविना आते थे। यहाँ पे जो लोग थे वे किस नस्ल के थे? स्लाव नस्ल के थे। तो सर्बिया ये चाहता था, सर्बिया उस समय स्टेट हुआ करता था, सर्बिया ये चाहता था कि बोस्निया उसके अंडर आ जाए, और बोस्निया था कहाँ? बोस्निया था ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर। तो एक मैंने कहा था ना, नेशनल मूवमेंट चल रहा था। तो स्लाव लोग ये चाहते थे और सर्बिया ये चाहता था कि बोस्निया और हर्जेगोविना उसके अंडर आ जाए, और इसके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई थी जिसको हम यूनियन और डेथ के नाम से भी जानते हैं। इसी का मेंबर था गैवरिलो प्रिंसिप, जिसने क्या किया? 28 जून 1914 को फ्रांस फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या कर दी तो जाहिर सी बात है
कि अब युद्ध होना ही था। लेकिन युद्ध से पहले ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की तरफ से 11 सूत्री एक मांग रखी गई। उसमें अनेक बातें ऐसी थी जिसको उसने सर्बिया ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन एक शर्त एक्सेप्ट नहीं की गई और वह शर्त ये थी कि ऑस्ट्रिया ये चाहता था कि वह स्वयं सर्बिया जाए और वो जो एलिमेंट हैं यूनियन और डेथ वालों को उनको समाप्त करे और प्लस इन्वेस्टिगेशन में उसका इंटरफेरेंस हो, जिसको सर्बिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। एक स्वतंत्र देश के रूप में कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अंततः इसके बाद ठीक एक महीने बाद 28 जुलाई 1914 को युद्ध की घोषणा हो गई। जब युद्ध की घोषणा हो गई तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ कौन जुड़ा था? ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जुड़ा था जर्मनी। बाद में इससे जुड़ गया टर्की, और जो इटली था वह उधर से निकल करके आ गया फ्रांस की तरफ से। तो जर्मनी, टर्की और जो ऑस्ट्रिया हैं ये तो हो गए एक तरफ, बुल्गारिया भी इसमें शामिल हो जाता है, और दूसरी तरफ जिसमें केंद्र था सर्बिया, उसके साथ आया कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, इटली, रूस, और 1917 में अमेरिका भी इसमें शामिल हो जाता है। यह जो ग्रुप है जिसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, जर्मनी, टर्की और ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, ये पराजित होते हैं। उसके बाद एक संधि की गई जिसका नाम था वर्साय की संधि या ट्रिटी ऑफ वर्सलिस, जो फ्रांस में हुई। और इस संधि का मूल पर्पज ये था कि जर्मनी को इतना कमज़ोर कर दो कि फिर वह कभी युद्ध करने के लायक न रहे। तो यह था प्रथम विश्व युद्ध। कभी हम वर्साय की संधि को डिटेल में देखेंगे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।